एक एक मूवमेंट चलता है किसी भी चीज का, और उसका आउटकम से उसका डीकपलिंग जैसा लगता है कि सबको एक चीज सिखा दी। बट जैसे आपने कहा, गाड़ी रिपेयर, गाइड, ड्राइवर, सोलर पैनल रिपेयर, प्लम्बिंग, सारा। तो आई थिंक ये इको टूरिज्म अपने आप में ये पूरे चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये रिक्वायर्ड है। अगर ये बेसिक प्लेसेस में मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो यू कांट बिल्ड दैट इकोसिस्टम। तो ये भी क्योंकि कनेक्टेड विद दैट आउटकम, तो आई थिंक इट इज ऑलवेज मतलब इंस्टेंटली ये इनकम जनरेटिंग मॉडल भी बन रहा होगा, जैसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि। एंड इट्स अ वेरी बेसिक लाइफ स्किल्स जो आई थिंक ट्राइबल एरियाज में मिसिंग रही। राइट सर? ये बहुत ही थॉट आउट डायमेंशंस है जो हम लोगों ने सोचा कि अगर वी आर एक्चुअली प्लानिंग अ मैक्रो स्केल पीटीआर लैंडस्केप वाइज डेवलपमेंटल मॉडल, दो वी आर स्टार्टिंग वेरी स्मॉल बट आवर विजन इज अ लैंडस्केप लेवल मॉडल, कि उसमें हर डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं। दी स्किल्स, ये सारे जितने स्किल्स हैं और आगे भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, हम लोग इसके बारे में भी आगे समय मिला तो चर्चा करेंगे। चाहे वो मान लीजिए पशुपालन में क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनिक ट्विस्ट कैसे आ सकता है। सो जितने भी जीवन के आयाम है, जैसे इकोनॉमिक वर्टिकल्स है फॉर अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, वो सबों को एक ट्विस्ट दिया जा सकता है विच आर इन ट्यून विथ पलामू टाइगर रिजर्व का थीम, उधर के ट्राइबल्स, और एक लोकल थीम। सो आगे के समय में इसको एक्सपैंड करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द लोकल रिक्वायरमेंट विच इज इन ट्यून। जैसे हम लोग अभी झारखंड का फर्स्ट टाइगर सफारी के दिशा में काम कर रहे हैं, which will be another pull for eco-tourists, which will come to this place. Then Palamu Fort, which is a 16th century fort, उसके रिवाइवल रेनोवेशन पे भी काम हो रहा है। तो इसमें भी युवाओं को अभी से ट्रेन किया जा रहा है, जैसे हम लोगों के ड्राइवर्स ट्रेनिंग किया जा रहा है। तो जब सफारी एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसी एरिया को टारगेट किया गया है, मैक्सिमम ड्राइवर्स विल बी फ्रॉम दैट प्लेस। सो स्काई इज द लिमिट, बट वी हैव केयरफुली थॉट आउट कि फ्यूचर में क्या-क्या स्किल सेट की आवश्यकता पड़ सकती है, व्हिच विल बी इनकम जनरेटिंग। ट्राइबल्स को, लोकल्स को, वुमेन हम लोग वी आर टारगेटिंग एंड ट्रेनिंग देम इन दोज़ स्किल्स। डिप्टी डायरेक्टर पलामू टाइगर रिजर्व के प्रजेश जेना सर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर, झारखंड में एक तो जो नाम है कि टाइगर रिजर्व, मतलब यही अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, क्योंकि नेशनली क्या इंटरनेशनली भी नाम आता है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या झारखंड का भी एक रोल है, यदि आप हमें बताना चाहें? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी रवि जी। एक तो आपने यू स्टार्टेड राइट स्पॉट ऑन ऑन टाइगर। झारखंड, जस्ट टू गिव अ बैकड्रॉप, झारखंड का जो पलामू टाइगर रिजर्व है, वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स इन द एंटायर कंट्री। तो 1973 में एस्टैब्लिश था, और जो टॉप 9 टाइगर रिजर्व फर्स्ट फेज में हुए, उसमें से पलामू टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व और झारखंड का जो टाइगर नंबर्स का हिस्ट्री जैसा भी था, अभी उसका जो ट्रेजेक्टरी हैज नॉट बिन द वे इट शुड बी। 2018 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में लगभग 0 बाघ का खबर आई उसमें। उसके बाद 2022 में it was provisional 1. But the silver lining is, in last 2.5 years, we have seen presence of 7 tigers. नेचर जिस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज फॉरेस्टर्स, नेचर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ प्रोवाइडेड कुछ बेसिक उसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को हम लोग रिस्पेक्ट करें। और चूंकि ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण बहुत सारे प्राकृतिक लैंडस्केप जो है वो चेंजेस हुए कहीं ना कहीं, दैट्स वाई आवर रोल इज इम्पोर्टेंट। हम लोग मैनेजमेंट में इसके लिए हमारा एक बड़ा रोल रहता है। उसके बाद इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वी हैव विल हैव अ फ्लोरिशिंग नंबर। हम लोगों ने ऐसा ज्वलंत उदाहरण, इसका केस स्टडी हम लोग सरिस्का में भी देखे हैं, पन्ना में भी देखे हैं, जहाँ से जीरो से आकर के अभी वी हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ 50 to 60 tigers, and we can achieve that number. We can also come in the top 5 tiger reserves of the country. वंडरफुल, वंडरफुल सर।
मैं आपके इनिशिएटिव्स देख रहा था सर, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इसकी एडवोकेसी में हमारे ग्रुप है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इको टूरिज़्म। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ये जगह पे डिस्कशन किया। Somebody would naturally say why government or a forester or a wildlife manager is to do with what is he to do with ecotourism. टूरिज्म का एक वाइल्ड लाइफर या फिर एक वाइल्ड लाइफ मैनेजर का क्या रिश्ता है? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज वी नो झारखंड आपने बताया झारखंड का पूरा अस्तित्व एंड द वे इट वाज कार्व्ड आउट वाज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल्स। तो पलामू टाइगर रिजर्व जो लातेहार गढ़वा पलामू रीजन में है वो एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है which is naturally blessed with multiple number of rivers and falls and a beautiful patch of forest and wildlife of course। तो इको टूरिज्म के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ऑलरेडी है। ट्राइबल्स का नेचुरल है कि लोकल लैंडस्केप को जानते हैं पहचानते हैं। और जैसे कि बहुत लोगों को जानकारी ये भी होगा कि झारखंड में जो आदिवासी हैं उनका वो सरना धर्म को पूजा करते हैं जिसमें नेचर वर्शिप होता है। इसमें कोई मंदिर, देवालय या फिर मस्जिद नहीं रहता है, वो सीधा नेचर में एक सरना स्थल रहता है जिसमें एक फॉरेस्टेड पैच में उनके वाहन के द्वारा पूजा किया जाता है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? नेचर वाइल्ड लाइफ के साथ वो कल्चरली इंटरमिंगल्ड है। सो उनको इको टूरिज्म के बारे में बताने के लिए हम लोग को अलग से एक स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। नंबर 2, इको टूरिज्म केवल एक पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई होटल या फिर जहाँ पे रहते हैं यहाँ के टूरिस्ट उसके बारे में नहीं है। इट्स अबाउट द एंटायर कल्चर एंड द लैंडस्केप। मिट्टी का घर, अक्कल में खाना खाना और मैनुअल लेबर करना और मान लीजिए कि ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर करना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इको टूरिज्म व्हिच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्राइबल कल्चर ऑफ झारखंड। So all the ingredients are ready. Why we wildlife managers are interested in this? Because आज के समय में eco tourism has become a very important tool in getting voluntary support from the locals for wildlife conservation. That's where I'm interested. लोगों का जो जन भागीदारी इनिशिएटिव है पलामू टाइगर रिजर्व में, उसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ लोकल ट्राइबल वेलबींग दे आर पुट एट पार। वो दोनों प्राइमरी फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक को छोड़ेंगे दूसरा सस्टेन नहीं करेगा। वो डू नॉट वी आर नॉट अ स्टेट जहाँ पे एनीथिंग विल बी डन फोर्सफुली। सो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट इजी लो हैंगिंग फ्रूट एंड द सनराइज इंडस्ट्री विच इज इको टूरिज्म। एक तो हमारे पास मैन पावर है जो लोकल लैंडस्केप के साथ बिल्कुल हूबहू उसके बारे में उनको पता है कल्चरली। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ वेल्थ है। उसमें सबों को अगर एक धागे से हम जोड़ पाए, जिसकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेथड उभर के आता है, जिसमें लोकल्स बेनिफिट होता है इन सिटू। उसी जगह पर रह के अपने गाँव के बारे में, अपने जंगल और जानवरों के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए, उनको सतत विकास के लिए एक रोजगार का आयाम बन जाता है और हमारे लिए लोगों का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है वन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चैलेंज चैलेंज इसमें है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज़ अ वेरी टेक्निकल एंड अ नुआंस्ड सेक्टर। उसमें हॉस्पिटैलिटी में द प्रॉपर हाइजीन, लोगों के साथ इंटरैक्शन, कुलिनरी स्किल्स वो सारा सिखाने में समय लगता है, बट जब सीखते हैं मुझे इधर के यूथ में ही वो ऊर्जा दिखी कि इनको सही तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे तो दे विल डू मच बेटर और हमारे लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं और हम लोगों ने इस दिशा में काम किया। आपने एक लेडी गाइड्स के बारे में भी बताया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज़ अभी तक हम लोगों ने जितने भी टूरिज्म सेक्टर में देखा क्योंकि मोस्टली फील्ड आउटडोर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, ड्राइवर हो, गाइड्स हो, उसमें लेडीज़ गाँव के लड़कियाँ कभी उसमें थे ही नहीं। तो जब मेरे फील्ड विज़िट के दौरान लड़कियों से जब इंटरेक्शन होता था, हम लोगों का अलग हुनर से रोज़गार का प्रोग्राम भी चलता है, तो उनकी तरफ से काफ़ी आता है कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज़ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
उनको हम लोग मल्टीपल तरीके से, जैसे हम लोगों ने ताज महंत के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको इको टूरिज्म गाइड की तरह ट्रेन करवाया। लोकली हमारे रिसर्च यूनिट के द्वारा हम लोग उसको कांस्टेंट हैंड होल्डिंग करते हैं। उनको प्रॉपर तरीके से वर्दी दिलाते हुए अगर ओरिएंटेशन करते हैं, दे डू मच मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो जो भी अभी टूरिस्ट आते हैं, दे प्रेफर लेडी गाइड्स, बिकॉज़ जो पेशेंस के साथ वो समझाते हैं, सीखने की जो उनमें क्यूरियोसिटी रहता है, वो एक्चुअली वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। और हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को हम लोग इसमें इंक्लूड कराएँगे। Okay. So you are taking an initiative that is also building entrepreneurship, also doing women empowerment, also helping you for community engagement for जो भी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है एंड ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो कल्चरल एम्बेसडर बन रहे हैं झारखंड का, क्योंकि झारखंड की आई थिंक इमेज माइंस वाली और नक्सल्स वाली बहुत टाइम तक रह गई है। आई थिंक वो एक हैंगओवर भी है कि जो आजकल एक ट्रेंड भी है कि सिटी लाइफ से डिटॉक्स होना है तो गो टू द फॉरेस्ट, एक्सप्रेस योरसेल्फ, गो टू द अननोन टेरिटरी, अननोन पीपल, राइट? तो बहुत सुंदर सर। आई थिंक ऐसी इनिशिएटिव्स झारखंड को भी रिक्वायरमेंट है कि हम अब पीस वाइज मेथड में ना जाए। जैसा कि आपने कहा कि आप वाइल्ड लाइफ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हुए टूरिज्म की बात कर रहा है, ये भी बहुत लोगों के लिए आई थिंक ब्यूरोक्रेटिक भाषा में इट्स क्रॉस फंक्शनल कि 2-3 डिपार्टमेंट को आप एक साथ लाने की बात करो, जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर भी यू आर डूइंग दैट एक्चुअली दैट इज़ ब्रिंगिंग चेंज, राइट? मतलब ऑन ग्राउंड इट्स आई थिंक अगर इसको अलग एक नज़रिए से देखा जाए, इट्स अ सिस्टम्स अप्रोच। हम देख रहे हैं कि इधर स्टेक होल्डर्स कौन हैं? ट्राइबल्स इधर स्टेक होल्डर्स हैं, लेडीज़ इधर स्टेक होल्डर्स हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैं बताया, जन भागीदारी हैज़ 2 फाउंडेशनल पिलर्स, वन है वेलबीइंग ऑफ पीपल। उसमें अगेन हुनर से रोजगार जो आपने बताया, लोगों का जो इनिशिएटिव है, व्हिच इज़ अ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। And what skills? Those skills which will be immediately which will make people employable, जिसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें, जैसे एक तो इको टूरिज्म हो गया, गाइड का ट्रेनिंग हो गया, उसके साथ ही साथ टू व्हीलर रिपेयरिंग, फोर व्हीलर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, सोलर पैनल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये चीज़ों, इसका जो 2 महीने का हम लोगों का एक प्रोग्राम है रेज़िडेंशियल ट्रेनिंग, उसके बाद हमारे देश भर के जितने एम्प्लॉयर्स हैं, हम उनके साथ जोड़ते हैं और बहुत सारे इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयबल हैं। इलेक्ट्रिशियन, गाइड्स एंड टू व्हीलर रिपेयरिंग, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर ओन बिज़नेसेस। सो इसके द्वारा हम लोग एक कार्डर ऑफ लोकल पीपल वी आर क्रिएटिंग, हू विल बी इको एम्बेसडर्स एंड आवर जेन्युइन पार्टनर्स। हम लोग का टारगेट वो है, अगले 3 साल में हम लोग और 2,500 से 3,000 युवाओं को इसमें जोड़ना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली आपने ये पॉइंट उठाया, ये भी हम लोगों के फील्ड विज़िट के दौरान हम लोग जब इंटरैक्ट करते हैं, पता भी चलता है कि जित बहुत सारे युवा हैं जो इंटरमीडिएट, 10th क्लास, 8th क्लास करके पलायन करते हैं अपने गाँव से। So it's not only economic or a physical activity. It's a cultural disassociation from their ancestors. एक ट्राइबल जब गांव से जाता है, वो कल्चरली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ट्राइबल का पूरा जीवन उसके गांव, उसके जंगल, उसके पहाड़ और उसके त्योहार के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो वो अगर अपना त्योहार नहीं मनाता है, वो धीरे धीरे डिसोसिएट हो जाता है एंड इट्स अ कम्युनिटी लॉस, इट्स अ लॉस ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस। आई वुड बिलीव जो एबोरिजिनल कल्चर डेवलप हुआ है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो आप सिखा नहीं सकते, आप ट्रेन नहीं कर सकते, बट एक बार छूट जाता है तो छूट जाएगा। सो हाउ टू ब्रिंग देम बैक? इट विल मेक देयर कल्चर ऑल्सो वाइब्रेट। आप देखेंगे कहीं पे भी इको टूरिज्म अगर फ्लोरिश करता है, लोकली वो कुछ अर्न कर रहे हैं, इकोटूरिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। रिसेंटली राइट। हम लोगों ने एक मेला अरेंज किया था वन प्राणी सप्ताह में। लगभग 15-20 गांव के लोग उसमें सम्मिलित हुए और यू विल सी द एनर्जी एंड वाइब्रेंस ऑफ दैट प्लेस। मांदर कंपटीशन, जो एक ट्राइबल तबला रहता है, वादक रहता है, उसमें कंपटीशन, उसमें 50 गांव के लोग पार्टिसिपेट, बोथ बॉयज, गर्ल्स, एज्ड पीपल। उसके बाद कल्चरल क्विजीन,
और नेचर टू वर्शिप, वो सारों का जब समागम होता है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ क्राउड पुलर. विजिटर्स वुड वांट टू सी that aboriginal culture which is very earthy and connected to the environment and राइट। the things around. So that is the target. We have to just bridge the gap. They have something which is very unique and which the entire world is talking about. And there is a urban likeness. जैसे कि अगर urban visitors को बुलाना है, we will have to ensure few facilities and infrastructure. राइट। Creating a hygienic place and a good safe food. And if that is met with, आपने सही बोला कि जो छवि है झारखंड का नक्सलिज्म या माइनिंग, वो वास्तव छवि नहीं है. द यूएसपी ऑफ झारखंड इज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल एंड नेचर. ये 3 यूएसपी को सही तरीके से हम लोग टैप कर पाए और आगे के समय में इसको प्रोजेक्ट कर पाए. झारखंड विल बी द नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन फॉर इको टूरिज्म एंड टूरिज्म कैन बी अ गेम चेंजर. सर ये जो आउटकम आने में मतलब ये प्रिपेर कितना समय लगा? मतलब ये सोसाइटी कम्युनिटी एंगेजमेंट से जो आपने प्रारंभ किया कि पहले समझाना प्रारंभ किया, फिर आपने टीम बिल्ड की, तो ये फाइनली रेडी कब हुए कि हाँ, वी कैन इनवाइट गेस्ट्स? मतलब कितना समय लगा ये पूरा होगा? इट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस. कितना भी करो, आई एम नेवर सेटिस्फाइड दैट वी हैव रीच्ड और नाउ वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज बहुत सारे चीज करना है हम लोगों को. बट यस, वी आर एट अ लेवल जहाँ पे हम लोग बाहर के विजिटर्स, नाउ वी हैव फॉरेन विजिटर्स एज वेल, तो बाहर के विजिटर्स को भी वेलकम करते हैं और बेसिक डिग्री ऑफ जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, वी आर एबल टू डू इट. बट आगे के समय में इसको और फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है. लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस. वी हैव अ अवेयरनेस ड्राइव कॉन्स्टेंटली रनिंग. एज वी स्पीक वी हैव अ टाइगर वीक बाघ वाहन है, जिसमें डेफिनेटली जितना हम लोगों की एक्टिविटीज है या फिर हम लोगों के जो इनिशिएटिव्स है या फिर हम लोगों का जो विजन है, उसको युवा तक पहुंचाने के लिए या गांव तक पहुंचाने के लिए इट्स अ कांस्टेंट ड्राइव. और इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी जब युवा जुड़ते हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाई बहुत स्ट्रांगली होता है. एक कोई अगर ट्रेनिंग लेके अपने से सेल्फ सस्टेनेबल हो गया, वो अपने गाँव का एम्बेसडर बन जाता है कि देयर इज़ अदर वे आउट. You can do this way also, rather than taking a different path. Jharkhand has been a place where left-wing extremism has been there since quite a long time. Now we are in a place जहाँ पे अभी we are quite a safe place और इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग डेवलप कर रहे हैं. अभी मेजर टारगेट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एवं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हम लोगों को काम करना है. ये चीज़ को हम लोग जितना फ़ास्ट कर पाएँगे, मुझे लगता है रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा. एक सक्सेसफुल मॉडल होने के बाद, वो तेज़ी से फैलता है और लोग फिर उसको आते हैं, अप्रोच भी करते हैं. एक सीज़न आता है कि महुआ का जो भी उसका पिकिंग करना हो, जमा करना होता है, तो वो आग लगाते हैं. अब ये एक दूर अर्बन में बैठा व्यक्ति एक सोचता है कि ये तो प्रकृति के बड़े क्लोज़ हैं, फिर ये ऐसे कार्य क्यों करते हैं? मतलब ये क्यों उनका पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है? तो ऐसी सिचुएशन भी क्या आप फेस करते हैं? और यदि फेस करते हैं तो इसका मिटिगेशन आपने इसका कैसे किया सर? जी। फॉरेस्ट पर क्योंकि जो पलामू टाइगर रिज़र्व का ज़ोन है, इट्स अ ड्राउट प्रोन एरिया, तो फायर के चांसेस बहुत रहते हैं. आपने सही बताया कि ट्राइबल कल्चर में महुआ कलेक्शन के दौरान नीचे जो लीफ लिटम है, उसको जलाने का प्रथा रहा है. कई सारे मान्यता है कि बेटर आउटपुट मिलता है या फिर एक क्लीन सरफेस मिलता है, सो चुनने में आसानी होता है. बट कभी अनअटेंडेड रहता है तो पूरे जंगल में फैलता है, तो कोई पर्पसफुली नहीं करता है. बट अगर विदाउट पर्पस भी कभी फैल जाता है तो वी आर एट अ बिगर लॉस. सो वी स्टार्टेड इनोवेटिव वेज टू एड्रेस दिस, बिकॉज़ हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ प्रथा के तौर पे माना जाता है, तो उसको फाइट करने के लिए हम लोगों को बहुत एक बड़ा अवेयरनेस ड्राइव करना होगा रादर देन गोइंग फॉर अ प्यूनिटिव एक्शन. तो नंबर 1 व्हाट वी डिड, तो जितने हमारे लोकल ट्राइबल वॉलंटियर्स हैं, इको डेवलपमेंट कमिटी के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने प्रोएक्टिवली अंडरनीथ महुआ ट्रीज़ के अंडरनीथ क्लीनिंग का हम लोगों ने प्रोएक्टिवली करवा दिया, सो दैट दे डू नॉट हैव टू. तो आग लगने का कोई स्कोप ही नहीं रहा. दोज़ एरियाज़ व्हिच वी कुड कवर
उसमें लगभग 50 to 60% ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया फायर की सीजन। नंबर 2, व्हाट वी अंडरस्टूड, दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर 2, व्हेन वी अंडरस्टूड कि ये पत्ते को जलाए भी क्यों, क्योंकि उसमें भी कार्बन एमिशन होता है, एंड व्हिच इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेस्ट फ्लोर बायोमास, क्योंकि जो पत्ता जंगल के मिट्टी में वापस जाने के लिए बना हुआ है, इट शुड गो बैक। तो हम लोगों ने हर इको डेवलपमेंट कमेटी के कुछ दीदियों को ट्रेन करवाया और उनको पत्ते से लीफ लिटर कंपोस्ट बनाने का प्रक्रिया बताया। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, गूगल में भी यूट्यूब में भी मिल जाता है, बट उनको हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिलवाया। उसके लिए जो सीड मनी की आवश्यकता पड़ता है, कुछ छोटे इम्प्लीमेंट्स जैसे गम बोट्स एंड अदर जरूरत पड़ता है, उसको हम लोगों ने सीड मनी अवेलेबल करवाया और उसको कंपोस्टिंग प्रक्रिया स्टार्ट की, क्योंकि गांव के इर्द गिर्द ही मेजर जो फायर प्रोन प्लेसेस है उधर से ही शुरू होता है। तो उधर से कलेक्ट करवाते हुए हम लोगों ने पत्तों का रैक्स लगवाया। तो एक पत्ते का रैक में लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर पत्ता जुड़ जाता है और 3 दिन में वो बन जाता है और उसके बाद 2 से 3 महीना उसको वाटरिंग करना रहता है। End of that 3 months, the leaf litter compost that we get, this is one of the prime quality of leaf compost, जिसमें लगभग एक रैक से हम लोगों को 25 से 30,000 रुपए मिल जाता है। इस बार आपने जितना पत्तों का रैक्स बनवाया था, those all got sold। और उसको अगर और भी हम लोग प्रोसेसिंग करके या फिर प्राइमरी सॉर्टिंग करके पैकेजिंग करके बेचते हैं, उसमें से और भी पैसा हम लोग कमा सकते हैं। बट दिस वाज अ आई ओपनर फॉर ऑल द विलेजर्स कि हमेशा से कंपोस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी करते आ रहे हैं। बट कभी-कभी हम लोग एक ऐसे लूप में पड़े रहते हैं, हम लोगों के सामने उपाय होते हुए हमको दिखता नहीं। तो हमारा मेजर रोल यही था, उनको ओरिएंट करना, उनको हैंड होल्ड करना, उनको इनिशियल फेज़ में सपोर्ट करना और उसको बेचवाने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करना हो। तो ये पूरी प्रक्रिया में वो जब डायरेक्टली देखे कि अगर 3-4 दिन की मेहनत से हम लोगों को इतना बढ़िया आमदनी हो सकता है जिसमें इनपुट ज़ीरो है। तो इस बार हम लोग उसको और मैसिव स्केल में पूरे पीटीआर में करवाना चाहते हैं, सो दैट नंबर 1 विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बन एमिट होता है। लगभग 1 केजी पत्ता कंपोस्ट हम लोग जब तैयार करते हैं, लगभग 500 टू 600 ग्राम कार्बन हम लोग कैप्चर करते हैं, which would have otherwise gone to atmosphere, and then the climate change and the things follow. Number 1, we saved carbon emission. Number 2, we created local employment. Number 3, women themselves could do it in just matter of 3-4 days. और ये एक बहुत ही अच्छा उनके भीतर एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस लाया है, जो वो उसको स्केल आउट करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन फॉरेस्ट फायर। हैविंग सेड दैट, और भी चैलेंजेस है फॉरेस्ट फायर में, अलग टेक्निक्स जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, बट दिस इज व्हाट वी फाउंड, दिस वाज व्हाट वी एक्सपेरिमेंटेड इन पलामू टाइगर रिजर्व एंड वी गॉट क्वाइट अ सक्सेस इन दैट। और बातों-बातों में एक बात सर ध्यान में आ रही थी कि जब आप ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हो, तो कभी-कभी कुछ लगता होगा कि पॉलिसी लेवल में अगर ये बात होती तो मेरा ये काम करना आसान होता। कुछ रिफॉर्मेशन यदि हम मतलब मैक्रो लेवल पे यदि बात करें कि ये चीज़ चाहिए झारखंड को जो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, ऐसा कुछ यदि आप बता पाएँ? अ, यस, हमेशा जो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो रहते हैं, उसमें बहुत सारे समय लगता है कि ये पॉलिसी सपोर्ट होता, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। But on the other hand, I believe it has to be a bottom up approach. क्योंकि झारखंड जैसा स्टेट है, आई थिंक इट अप्लाइज टू अदर स्टेट्स एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। हर जगह का प्रॉब्लम इज वेरी यूनिक, सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी यूनिक। तो वो जगह पे जो प्लेस्ड है, पोस्टेड है, या फिर वो जगह पे जो काम कर रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो उसका सटीक उपाय जान पा रहा है कि ये करने से हो पाएगा। तो ऑलवेज आई बिलीव और ब्लैंकेट पॉलिसी वन साइज फिट ऑल करना बहुत मुश्किल है, होना भी नहीं चाहिए, बट एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए। बट उसके लिए भी आई बिलीव पीपल शुड स्टार्ट, जैसे वी आई बिलीव वी डू नॉट एक्सपैंड टू अ ह्यूज एरिया, बट जितना भी लिमिटेड स्पेयर में हम लोग करते हैं, चाहे वो लाइवलीहुड हो, स्किल बिल्डिंग हो, फॉरेस्ट फायर हो, मॉनिटरिंग हो, इको टूरिज्म हो, उसमें हम लोग एक छोटा सा सक्सेसफुल मॉडल अगर बना पाए,
जिसमें हमारे भागीदार ट्राइबल्स हैं, वुमेन हैं, लोकल्स हैं, टेक्निकल पीपल हैं। तो वो एक ऐसा मॉडल बन के आता है और पॉलिसी के लिए वो हिंट रहता है कि इसको स्केल अप करा पाएँगे। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया लीफ कंपोस्ट का। दिस वाज़ अ स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड। इट्स अ सोशल इनोवेशन। बट अगर इसको हम लोग स्केल अप करा पाएँगे, तो उसके लिए एक हम लोग को पॉलिसी चाहिए हो। सो इट कैन बी अ बॉटम अप अप्रोच। Similar will be the case for every aspect of development. So I believe it is the responsibility and role of every person who is on the field, because this is a huge opportunity for us. जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, कुछ केस स्टडी तैयार करते हैं और फील्ड में आते हैं, तो चैलेंजेस आर ह्यूमंगस। एट द सेम टाइम लोगों से ही सॉल्यूशन आता है। बस पेशेंटली सुनने के बाद वो सॉल्यूशन लोगों से ही आता है। जैसे आई ऑलवेज टेल कि व्हेनेवर यू आर स्टक कि क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? गो और विजिट द विलेजेस एंड द फॉरेस्ट। द सॉल्यूशन विल कम टू यू। देन ट्राई टू सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट इट। तो हमारा चाहे वो डिपार्टमेंटली हो, लोकल जो हमारे स्टेक होल्डर्स है या गाँव के एडीसीज़ है, वो फ्रेमवर्क सेट करके अगर इसको सिस्टमैटिकली सस्टेनेबली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग एक फुल प्रूफ मॉडल, चाहे वो जितना छोटा क्यों ना हो, वो बना लेते हैं। आगे के समय में उसको मल्टीप्लाई करने में आसान होता है एंड दैट बिकम्स योर पॉलिसी। यूपीएससी क्वालिफाई करके एक व्यक्ति अधिकारी बनता है, तो ये जो आपका इवोल्यूशन है, अगर पर्सनल लेवल पे मैं पूछना चाहूँ कि आप एकेडमिक जो लाइफ था, उस समय तक का एक जो परसेप्शन है और अभी तक का जो जो भी 9-10 साल का अनुभव रहा है अभी तक का, तो ये इवोल्यूशन पर्सनल लेवल पे एक अप्रोच में, डिसीजन मेकिंग में या क्या कोई चीज़ है? एक तो आपने अभी बता दिया कि गो टू द विलेजेस, कभी आप स्टक हो, फिर भी एक कोई अप्रोच जो आपने सीखा है कि अच्छा ऐसे दिस इज़ द थिंग आई शुड डू एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। जी। वैसे अगर देखा जाए, द ओनली थिंग दैट वी लर्न्ड इज़ एवरीथिंग इज़ डायनामिक। जो हम लोग यूपीएससी में तैयारी करते हैं दैट इज़ डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जो नॉलेज हम लोगों को मिलता है मल्टीपल डिसिप्लिन में, वो एक बैकग्राउंड सेट करता है। तो हम लोगों को जानकारी रहता है हर चीज़ों में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, वेदर इट इज़ एनिमल हस्बेंड्री या फिर टेक्नोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, वाइल्ड लाइफ हो। तो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज रहने पर आप डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को आपको सहूलियत होता है। ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आईएफएस का ट्रेनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होता है, जिसमें लगभग देश के सारे राज्यों को भ्रमण किया जाता है। एंड व्हाट वी हैव लर्न्ड इज़ थ्रू द भारत दर्शन विजिट्स। व्हेन यू गो, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन काइंड। चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो जंगल बचाना हो, और चाहे एग्रीकल्चर हो या इकोनॉमिक्स हो, वो बेसिक ह्यूमन नीड्स है और वो सारा जुड़ता है लोगों से ही। तो जितने डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमंस हम लोग मिलते हैं या डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या कहीं कोई सक्सेसफुल मॉडल डेवलप किया करते हैं, तो हमें उससे आइडिया मिलता है एंड वी वुड नेवर नो समथिंग व्हिच हैज बीन लर्न्ड during Bharat Darshan in Northeast or in Tamil Nadu will come handy in a particular village in Tiger Reserve. You would never know, but that always helps and that stays. That is number one. That is the backdrop of our training and our EPC preparation. But yes, जब फील्ड पर आते हैं तो मल्टीपल ऐसी चीजें होते हैं जिसका कोई सोल्यूशन लिखा नहीं रहता है। देयर इज नो बाइबल वेयर इट इज रिटन कि अगर ऐसा चीज़ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होता है, जैसे हम लोगों का सिंपल एग्ज़ाम्पल है, हम लोगों ने रिसेंटली एक सक्सेसफुल टाइगर रेस्क्यू किया रांची से। वो एक थिकली पॉपुलेटेड गाँव से। इट्स अ इट्स अ चैलेंज व्हिच इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेकहोल्डर्स। देयर वर 7,000 पीपल सराउंडिंग द पर्टिकुलर हाउस जिसमें टाइगर था। हम लोगों को वेटरनरी यूनिट रखना है, टेक्निकल फोर्स रहना है, पुलिस फोर्स रहना है, प्रशासन रहना है। गाँव के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ समन्वय बना करके गाँव की युवाओं को वॉलंटियर्स क्रिएट करवाना है। ये सारों का समन्वय बनाने के लिए आई थिंक चाहिए इंस्टेंट विट चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात करना अगर आता है तो लोगों से ही सॉल्यूशन आता है एंड दे ट्रस्ट द फेस।
no matter what post you are, end of the day, this is a chair. It's a valuable chair, but this is a chair. But every person who sits in this chair adds values to it. वो चेहरा देखते हैं और पर्सनैलिटी गेज करते हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस से फुल सपोर्ट मिलता है, अदरवाइज चैलेंजेस आते हैं। नंबर वन इज इंटरपर्सनल स्किल्स। कितने आसानी से हम लोगों से बात करते हैं, उनके समस्या समझने के लिए वो पेशेंस रखते हैं या जेन्युइनली ट्राई करते हैं, लोग immediately connect होते हैं। Of course, there are challenges, there are people who are difficult to handle also, and there are situations which are difficult to handle. But that is the job. That is what brings beauty to our job. Every day is different. We do not have a linear way of working. कल मुझे नहीं पता मेरा रोल क्या रहेगा, कल मैं कहाँ जाऊँगा, फील्ड में रहूँगा, पहाड़ पे रहूँगा या फिर गाँव में रहूँगा। I do not know. That is the beauty of it. So personally, it has brought many realizations to me कि कुछ जान लेना sufficient नहीं है. You have to constantly evolve. Second, you have to be very patient. Everything will come to you. You have to be patiently listening to people. हम लोग एक एग्जाम क्लियर करके या एक पोस्ट पर बैठ के वी कैनॉट बी ऑफ द आइडिया that we know everything and we should be telling people how to do it. Sometimes solution is already there within the people in the system. मेरे फॉरेस्ट गार्ड्स भी ऐसे कुछ उपाय लेके आते हैं that I wouldn't know, but patiently hearing that, probably I can systematically build it into a system. I can expand it, I can scale it up, and I can innovate something out of their ideas. So I understood there are people who are much more experienced than me and than officers who chair the place. We have to listen to them carefully, patiently listen to villagers and the people who had traditional knowledge. Then our job is to find out ways हमारे सिस्टम में, पॉलिसी में कैसे रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स सारे कुछ मिलता है। उससे ला करके एक मॉडल बनाए और उसको बराबर फॉलो कराते हुए उसको एक कल्चरल एक्टिविटी, एक कल्चर में, वर्क कल्चर पे लाए, सो दैट हमारे जाने के बावजूद भी ये सिस्टम चालू रहे। आई विथ आवर सक्सेस इज इन द डिमाइज ऑफ आवरसेल्व्स। ऐसा समय आया है जिसमें लोग खुद सक्षम रहे सारा कुछ करने के लिए, वी वुडंट बी रिक्वायर्ड। दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन दैट वी शुड बी टारगेटिंग, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। That is what I learned in this last 8 years. Fortunately, my first posting was in Saranda, which is Asia's largest ताल। इस को आदिवासी के साथ मैं लगभग 2.5 साल जंगल में बिताता हूँ। It was a huge learning कि we believe we have a very different way of approaching a problem. जैसे एक छोटा-सा वाकया हुआ, जैसे बोला जाता है कि ट्राइबल्स एरिया में मेल न्यूट्रिशन रहता है, खाने के लिए मिलता नहीं, उनका फूड प्रैक्टिस कैसा रहता है। तो ऐसा एक केस हुआ जिसमें पूरा प्रशासन के साथ एक केस हुआ कि एक ट्राइबल लेडी को खाना नहीं मिल रहा है, उसको देने के लिए हम लोग गए थे। बट उसके बाद आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू ट्राइबल क्विज़िन कि क्या खाते हैं, उनके पैलेट क्या है। देन आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक ऑन देयर क्विज़िन कि उनका फूड प्रैक्टिसेस क्या है। The nutrition elite of Saranda, that is what I started documenting. You'll be mesmerized to see the kind of diversity of food that they eat. तो मेरा पूरा डाइट उन्हीं के तरह I started eating for 2 years. Absolutely brilliant. We should be learning from that. So कई कबार सुनना ज़्यादा फायदेमंद है बोलने से। Of course, basic जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड the facility that government should be providing वो होना चाहिए, but it should be respecting the genus of tribe or locals. आई थिंक सर मैं जनरल परसेप्शन बताऊँ पब्लिक में अधिकारी का परसेप्शन है कि वो बाबू होते हैं, दे नो एंड दे डोंट लिसन। और आपने जितनी भी बातें की मुझे कहीं पे डिजाइन थिंकिंग जो हम लोग बोलते हैं वो दिख रहा है, कहीं पे कॉर्पोरेट की जो स्ट्रैटेजी होती है कि कस्टमर फीडबैक लो या फिर 360 डिग्री फीडबैक, इट्स नॉट कि बॉस इज ऑलवेज राइट राइट, मतलब corporate is also evolving, so you are doing kind of a marriage between bureaucracy and जो मिसिंग था, मतलब ये हम लोग ओपनली बोल सकते हैं कि आई थिंक
एफिशिएंसी और यही सब बातें ज़्यादा होती कि अच्छा और एफिशिएंट होती। नाउ यू आर नॉट डूइंग जस्ट एफिशिएंसी पार्ट, यू आर आल्सो आउटरीचिंग टू पीपल एंड ब्रिंगिंग न्यू इनिशिएटिव्स। तो इन सभी कार्यों के लिए पहले तो सर आपको कोटि-कोटि धन्यवाद पहले, कि झारखंड को हमें ऐसे डायनामिक, ईमानदार और जो हमेशा सोचते हैं, मतलब इट्स नॉट आपने जो कुर्सी की बात की कि कुर्सी के बारे में नहीं, इट्स लाइक यू यू आर थिंकिंग अबाउट पीपल। एंड मुझे अभी पता चला, आपने मतलब मुझे नहीं पता था कि सारंडा में आपकी पहली पोस्टिंग थी। इट्स लाइक आई थिंक वंडर ऑफ झारखंड, राइट? मतलब बाहर के, अगर जो बाहर के राज्य हैं उनको नहीं पता कि ये सुंदर कितना है। वो रास्ते में 2 बड़े हाथी बने हुए हैं, जो असली हाथी की तरह दिखते हैं, कोई यहाँ से क्रॉस करे तो। जो इस सर्विस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, माइंडसेट देना चाहते हैं? एक तो प्रिपरेशन वाला पार्ट हुआ कि ठीक है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने वाला, बट सेकंड पार्ट इज़ हाउ यू वर्क in this field, right? I'd say blessed are those who got a chance to do their job amidst the nature. तो मेरा काम, मेरा वर्क प्लेस फॉरेस्ट और ऐसा नेचुरल प्लेस है जो अर्बन नॉइज़ से दूर है। सो आई फील ब्लेस्ड टू हैव बीन एंट्रस्टेड विथ अ टास्क और जॉब और अपॉर्च्युनिटी आई वुड से, जिसमें मेरा वर्क प्लेस ही इतना सुंदर है। और दायरे की बात करें, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वी डू नॉट नो। वी नो व्हाट बटरफ्लाई इम्पैक्ट। एक छोटा-सा अगर सही इंटेंट से काम किया जा सकता है, वो उसका रिवर्बरेशन बहुत दूर तक जाता है। तो आई बिलीव फॉरेस्ट सर्विस गिव्स यू ऑल द अपॉर्च्युनिटीज़ जिसमें आप मल्टीपल डायमेंशंस व्हिच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एक्जिस्टेंस उसमें काम करेंगे। चाहे वो वाटरशेड हो, चाहे वो डायरेक्ट लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स हू आर एट द लास्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। आपको वास्तव में वो जगह जाना होगा एज़ अ फॉरेस्टर। आई थिंक दो वी फेस मेनी चैलेंजेस रिसोर्स वाइज़, I get to visit the villages on foot. I get to travel to forests on foot. I get to do the technology aspect of forestry, be it GIS, be it remote monitoring myself. I get to design a product. Let's say we have a wild honey product or a mustard oil product ourselves end to end. So you'll know inside out of every project you'd be doing. सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये इंटेंट की बात है। अगर सही इंटेंशन के साथ वी अप्रोच दिस सर्विस, इट विल गिव एवरीथिंग ऑन प्लेटर, वॉट एवर यू विश टू डू, ऑल द फंडामेंटल थिंग्स related to well-being of people. When we talk about well-being of people, which includes well-being of nature, because they're interrelated. जब तक प्रकृति रक्षति रक्षिता, जब तक हम लोग नेचर को नहीं रक्षा करेंगे, नहीं हो सकता ह्यूमन वेलबींग। तो व्हेन आई टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ। तो वी आर इंटरेस्टेड विद अ वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें एक लॉन्ग टर्म चीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। वी आर प्रोटेक्टिंग समथिंग विच विल नॉर्मली मिस पब्लिक गेज। जो चीज इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करता, उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता। जब तक Right. हवा चोक नहीं हो जाता, ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं जानेंगे। जब तक पानी पीने के लिए नहीं मिलता, तब तक प्रदूषित पानी को कैसे ठीक करेंगे, नहीं होता है। तो दैट इज अ रियल चैलेंज अभी के समय में, व्हेन वी आर फाइटिंग विथ पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। We are at a place where we can see the linkages between both, and we can create and craft a solution which can take care of both the sides of the society, the actual demand and the long term sustainability aspect of it. So it's a very important role. We have to be more innovative every month, every year. We have to think innovatively, and we have to connect with youths so that we get new ideas. Because what I see in the Gen Z and the youth, अगर सही इंटेंट से कोई काम करना चाहता है, कोई इनोवेटिव तरीका इजाद किया है, लोग जुड़ते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड आई बिलीव द ग्रीन वॉरियर्स आर द साइलेंट वॉरियर्स, जिनको पूछा जाएगा, जिनके बारे में बताया जाएगा 50 साल बाद। बट let that be our sacrifice. Every bit that we can contribute, we should do, because समय जितना ज़्यादा जाते रहता है, we lose out that vital window
जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, जिसमें जो बेसिक्स ऑफ लाइफ, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जिसके जिसके ऊपर शायद कोई प्राइस टैग नहीं है, सो वी विल बी प्रोटेक्टिंग द वॉइसलेस. So it's a very important responsibility. I would say all the people who are aspiring to come to this service, it's a very noble responsibility and occupation if you think that way, and many things can be done. And field level पे अगर ये experience gain किया जा सकता है, which includes various aspect of administration, wildlife, people well-being and development. तो आगे के समय में there are multiple areas which can be used to frame policies. हम लोगों का डेप्यूटेशन में वी हैव मल्टीपल ऑप्शन टू गो टू मेनी मिनिस्ट्रीज एंड फॉरेन असाइनमेंट्स. तो उसके लिए फील्ड लेवल ये एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस अ चैलेंज, टू फाइंड आउट इनोवेटिव वेज, and to get connected with people and understand what are the bottlenecks in implementation. That knowledge will carry along with us, which we can utilize in the later part of our life when we're in at a place where we are we can craft policies. प्लीज पब्लिश बुक्स ऑन दीज केस स्टडीज, ताकि हम सभी को भी वो जो कुजीन वाली बुक आपने बोली वो पब्लिश्ड है सर, मतलब पब्लिश हो चुकी है? Is yet to be published. It is a never finished. The only every time I read it, I feel like I need to change few things. So probably जब थोड़ा फुर्सत मिले मैं इसको complete करूँगा, and I'll be able to publish. I'm trying to document few things in Palamu Tiger Reserve as well. अभी लिखने का इस समय बहुत कम मिलता है, but जब भी समय है, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।